हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के इस टॉपिक में हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे इसका रेस्पायरेशन, इसका सर्कुलेशन और साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के साथ ये इस पार्ट का, इस टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग नया शुरू करने वाले हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ सेल, सेल के ऑर्गेनेल्स और उसके बाद सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और ये जो सेल का बेसिक पार्ट है, यहाँ से नीट में मैक्सिमम सवाल आए हुए हैं। तो कैसे इन सवालों को हम लोग डील करेंगे, टैकल करेंगे और आपको कुछ ट्रिक्स के साथ आपको सिखाऊंगा सेल डिवीजन में सेल के स्टेजेस के नाम याद रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को और खत्म करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जहां की इससे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि फ्रॉग के पास, फ्रॉग के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें जाननी थी जो आप जानते हैं, जैसे उसका क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, साथ में जीनस राना और स्पीसीज टिग्रिना है। ये आपको एक्वेटिक हैबिटाट के साथ साथ जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी देखने को मिलता है। कलर के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात हो चुकी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात हो चुकी थी, जहां पे इसके पास एक सबसे कॉमन ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम लोग क्लोएका पढ़ते हैं। तो क्लोएका के बाद अब बहुत सारे लोगों में डाउट था ये कि फ्रॉग जो है पानी पीता है या फ्रॉग पानी नहीं पीता। तो आंसर था आपका कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है। बजाय इसके वो क्या करता है, अपने स्किन से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर फ्रॉग वाटर को स्किन से एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या रेस्पायरेशन में भी वो अपने गिल्स का या अपने उसके पास गिल्स या उसके पास लंग्स है या नहीं है, क्या वो अपनी स्किन का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्हीं सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम में। आज देख रहे हैं आप पहले सबसे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यहां पे आप दो तरीके से देखेंगे क्योंकि ये एम्फीबियन है, डुअल लाइफ जीता है वाटर के साथ साथ एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में भी। तो जो इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अभी के लिए वो क्या है, स्किन है। स्किन है कब के केस में, जब ये वाटर में होगा तब, पानी में होगा तब। और इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो होगा, क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी। स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाएगा। जब वहीं पे हार्ट के थ्रू करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, सॉरी ब्लड के थ्रू करेगा तब उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाएगा। अभी के सेंस में डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जब पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में आती है, जिसको आप लोग डीओ के नाम से जानते हैं, इसको एक्सचेंज करता है ये थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। स्किन के थ्रू ये डिफ्यूजन करके जो है वाटर को, वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेता है और अपनी बॉडी से CO2 क्या करता है, एक्सचेंज करता है। वहीं पे जब ये एस्टिवेशन या हाइबरनेशन कर रहा होता है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन का कोई ट्रिक बताया था, हाइपर HW सा होमवर्क। होमवर्क क्या था, मतलब हाइबरनेशन विंटर स्लीप करेगा और एस्टिवेशन में क्या करेगा, ये समर स्लीप करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एनिमल जितने भी हैं, BMW को हटा दीजिए, तो ये सारे एनिमल क्या कहलाते हैं, पोइकिलोथर्म कहे जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल था कि पोइकिलोथर्म क्या है। एक मित्र है हमारे, वो इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे एक दिन मॉर्निंग में हमसे। उन्होंने कहा कि सर ये पोइकिलोथर्म और हेटेरोथर्म बताइए। हम ह्यूमन हैं और फ्रॉग जो है एम्फीबिया है और फ्रॉग जो है हेटेरोथर्म है। अब मैंने उनसे कहा, पहले मैं मुस्कुराया, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं फ्रॉग हेटेरोथर्म है। अब इसमें बुरा मानने वाली बात तो नहीं, हो सकता है वो मान भी जाए। तो हमने कहा हेटेरोथर्म नहीं है मित्र, वो क्या है, वो पोइकिलोथर्म है, वो कोल्ड ब्लडेड है। तो उनका हेटेरो होता होगा। हमने कहा हेटेरो तो होता ही नहीं है, पहली बात एनसीईआरटी यूज ही नहीं कर रहा ये वर्ड। और जो होता है उसका नाम है होम्योथर्म। तो वो होम्योथर्म होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये सिर्फ दो ही हैं। दो कौन से हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, BMW। तो BMW करके ये दो हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बाकी सबके सब क्या है, पोइकिलोथर्म है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो यहाँ पे भी ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जैसे दो बहुत ही अच्छे मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पोइकिलोथर्म है ये। और इस दौरान ये रिस्पायरेशन करता है थ्रू द स्किन। जब ये हाइबरनेट कर रहा होता है या एस्टिवेशन कर रहा होता है, यानी समर स्लीप या विंटर स्लीप, तब ये रिस्पायरेशन करता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। लेकिन जब ये जमीन पे आता है, जब टेरेस्ट्रियल लाइफ में आता है, तब बक्कल कैविटी, मुंहवा खोल के स्किन के साथ साथ लंग्स के भी, यानी पल्मोनरी पल्मोनरी रिस्पायरेशन करता है हार्ट के थ्रू। देखिए लंग्स में आएगा, उसके बाद कहां जाएगा वो ब्लड हार्ट में जाएगा। तो लंग्स से होते हुए जब हार्ट में वो ब्लड गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन गया, तब रिस्पायरेशन होगा, तब उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलेंगे। और ये सारे ऑर्गन उस समय काम करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, ये तीनों मिलकर पल्मोनरी रिस्पायरेशन की तरह काम करते हैं। लेकिन लंग्स क्या है, लंग्स एक पेयर में होता है जो कि इलॉन्गेटेड, थोड़ा सा लंबा होता है, पिंक कलर में पाया गया है, सैक लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये। और ये थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। थोरैक्स का मतलब
हेड के बाद थोरैक्स का बॉडी पार्ट आता है, उसके बाद एब्डोमेन का आता है। क्योंकि लार्वल फॉर्म में, टेडपोल फॉर्म में इसके पास टेल थी, तो टेडपोल को अगर हटा दिया जाए तो एडल्ट में टेल नहीं बनती है, तो बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो थोरैक्स वाले पार्ट में चेस्ट कैविटी के पास क्या मिलेगा, लंग्स मिलेगा पिंक कलर में। अब जिनको पसंद है पिंक कलर, वो पिंक कलर में यहां पे इसका फेफड़ा निकाल लेंगे, लंग्स निकाल लेंगे। एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, हवा नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल का मतलब यहाँ पे नोज इस तरीके से नहीं पाई गई है, उसके छोटे छोटे 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, जो एक ओपनिंग है। जैसे हमारे यहाँ एक्सटर्नल लेयर के नाम पे ये प्रेजेंट है 2 ओपनिंग, वैसे ही वहां पे सिर्फ ओपनिंग होती है, उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नॉस्ट्रिल इनटू बक्कल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स, और उसके बाद वो एयर क्या करेगी, लंग्स में एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे परफॉर्म होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का। बहुत सारा सर्कुलेशन आपने देखा किंगडम एनिमेलिया में ओपन टाइप और क्लोज टाइप 2 मेजर नाम आए थे। ओपन टाइप क्या था, जब ब्लड डायरेक्टली विदाउट किसी वेसल्स के फ्लो होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट ऑर्गन टिश्यूज को डुबोता हुआ भिगोता हुआ पहुंचता है, उसको बोलते हैं ओपन टाइप का। लेकिन जब क्लोज टाइप की बात आती है तो इसका मतलब ये है, जो भी ब्लड्स हैं, ब्लड में आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये जो कुछ भी हैं, ये सब एक वेसल्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए चलते थे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तब इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड टाइप। और फ्रॉग में बिल्कुल ऐसा ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी इसमें वेल डेवलप्ड आर्टरी और वेनस सिस्टम पाए जाएंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जब बनाता है तो उसके पास 3 पार्ट हैं। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और ब्लड में आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आएंगे। आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा, और उसके बाद सेल्स बोल सकते हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आ जाएगा, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड आएंगे। हार्ट की बात, अब यहां से सवाल आता है, किंगडम एनिमेलिया में नीट के साथ साथ ये सवाल पूछे गए हैं कि बताइए फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड में हार्ट के चैम्बर कितने हैं। तो यहां पे भी एक बढ़िया टॉपिक बना हुआ है, याद रखिएगा। रेप्टाइल में आपको कितने मिलेंगे, रेप्टाइल में आपको मिलेगा 3.5 चैम्बर हार्ट। लेकिन एक्सेप्शन है उसका कौन, क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस में आपको कितना मिला था, क्रोकोडाइलस में आपको 4 चैम्बर मिला था। तो ये एम्फीबिया है, रेप्टाइल से पहले वाला। 3.5 चैम्बर अगर रेप्टाइल में बन रहा है तो 3 चैम्बर यहां पाया जाएगा। 3 चैम्बर हार्ट है, जिसमें 2 चैम्बर एट्रिया के हैं और 1 चैम्बर क्या है, वेंट्रिकल का है। यानी एट्रियम और वेंट्रिकल में 2 और 1 का रेशियो पाया गया। और ये पूरा हार्ट जब है कवर्ड किया गया एक मेम्ब्रेन के द्वारा, ये हर एक जगह पे एक कवरिंग, एक लेमिनेशन। अगर आप फोन भी लेते हैं, मोबाइल फोन भी लेते हैं, तो आप उसकी लेमिनेटिंग कराते थे पहले पुराने जमाने में। अब नए वाले में क्या होता है, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, फलाना ग्लास सब लगाते हैं। क्यों, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटर शॉक से जर्क ना लगे, स्क्रीन ना टूटने पाए, बॉडी पार्ट पे डैमेज ना आए। बिल्कुल वैसे ही हार्ट पे एक कवरिंग है जिसका नाम क्या रखा गया, पेरिकार्डियम। यहां पे पेरिकार्डियम है। अब सिमिलर नाम एक जगह आपको और मिलेगा, मिसॉर्चियम करके मिल जाएगा। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये दोनों नाम तो फ्रॉग में आ गया, हम दिक्कत में आ गए, कंफ्यूजन में आ गए। ह्यूमन में पाया जाता है पेरिकार्डियम, यहाँ पे मिसॉर्चियम होगा, नहीं, दोनों ही फ्रॉग में पाए जाते हैं। पेरिकार्डियम तो ह्यूमन में है ही, वो कॉमन टर्म है। मिसॉर्चियम के लिए हम एक नया टर्म ढूंढेंगे, नए वाले बॉडी पार्ट में ले चल के इसको ढूंढेंगे वहां पे, ठीक है। हार्ट क्या होता है, करेंगे, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनस वेनेसिस कहते हैं, और ये ज्वाइन करता है किसको, राइट एट्रियम को। हार्ट में कितने चैम्बर, 3 में 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। तो इसको में जो एट्रिया बना है लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट वाले में किसको, राइट वाले चैम्बर को, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसको हम साइनस वेनेसिस कह रहे हैं, ये ज्वाइन करता है। सवाल यही बनेगा नीट में कि साइनस वेनेसिस जो है कौन से चैम्बर को ज्वाइन करता है, तो राइट एट्रिया को ज्वाइन करता है ये। और जैसे ही साइनस वेनेसिस के द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड आता है, और ये मेजर वेन्स के थ्रू आता है जिसका नाम है क्या, वेना केवा। तो सवाल आएगा कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आया वो किसके द्वारा आया, वो आया वेना केवा के द्वारा, जिसको हम लोग मेजर वेन्स बोलते हैं, सबसे बड़ी वेन कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस एट्रियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो वेंट्रल साइड है, फ्रॉग अगर 4 पैरों पे है तो जो अर्थ की तरफ है, ग्राउंड की तरफ है, उसको वेंट्रल सरफेस बोलेंगे, और जो अबव द ग्राउंड सरफेस या अबव द स्काई, टुवर्ड द स्काई, उसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे इसके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वेंट्रल साइड पे, जिसका नाम है कोनस एट्रियोसस, और ये वेंट्रल साइड पे हार्ट पे होता है। द ब्लड पंप फ्रॉम मस्कुलर हार्ट, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो पूरे बॉडी पार्ट तक ट्रेवल करता है। बॉडी पार्ट में जाने के साथ साथ जब ये यूज करता है पाथवे, तो उस समय पाथवे होता है एट्रियल सिस्टम, जिसको कि आप कह सकते हैं कि वो आर्टरी का बना हुआ है। आर्टरी के थ्रू जा रहा है, मतलब O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट में
वेन्स की जब बारी आएगी, देखिए आर्टरी और वेन्स दोनों है और दोनों ने अपना काम डिवाइड कर रखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड। जब डीऑक्सीजनेट की बात आती है तो हम वहां पे CO2 की बात करते हैं। वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एंड फ्रॉम वीनस सिस्टम। तो CO2 वाला ब्लड जो है किसके थ्रू जाएगा, वीनस सिस्टम के साथ जाएगा, वेनस सिस्टम के साथ जाएगा। आर्टेरियल सिस्टम के साथ कौन जाएगा, आर्टरी के साथ O2 यानी ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, फिर से समझ में आएगा। अगले पार्ट में देखेंगे। अब यहां पे दो सिस्टम बनता है, देखिए ब्लड को ट्रेवल कराना है तो क्या ब्लड डायरेक्ट अदर बॉडी पार्ट तक चला जाएगा, किडनी तक नहीं जाएगा, लिवर तक नहीं जाएगा, जाएगा तो एक नया सिस्टम बनाना पड़ता है। हर एक बात के लिए सिस्टम 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 बनना जरूरी है। कैसे बना, यहां पे नाम आया हिपैटिक। ये टर्म याद रखिएगा, देखिए कुछ कॉमन टर्म है बायोलॉजी में जो बार बार आएंगे। जैसे हिपैटिक टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए बच्चा, लीवर के लिए करते हैं। और वैसे ही एक टर्म आता है रीनल, रीनल वर्ड किसके लिए, किडनी के लिए। जब भी ऐसे नाम आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि इनसे रिलेटेड ऑर्गन की बात की जा रही है। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो बनाया इन्होंने बताया कि ये कनेक्शन है, वेनस का कनेक्शन है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। अब ये नीट के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ पे 2025 के लिए जो सवाल आएंगे वो कहां से, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग कनेक्शन बिटवीन विच टू टाइप ऑफ ऑर्गन, विच टू काइंड ऑफ ऑर्गन, कौन से वो दो ऑर्गन है जिनके बीच में पाया जा रहा है, नाम बताइएगा वहां पे आप हिपैटिक और इंटेस्टाइन यानी लिवर और इंटेस्टाइन की बात करेंगे। लेकिन जब रीनल पोर्टल सिस्टम की बात आएगी तब भी यहां पे कनेक्शन बनेगा दो ऑर्गन्स के बीच में, और वो कौन होगा, वो होगा वहां पे किडनी। देखिए हिपैटिक था इसलिए लीवर के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, रीनल है तो किडनी के अलावा कोई दूसरा, तो किडनी तो कंफर्म है, इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन को अगर हटा दें तो बाकी जो लोअर पार्ट है इस फ्रॉग की बॉडी का वो बनाता है किडनी के साथ जुड़कर रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, फिर बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन में ब्लड है वैसे ही अदर एनिमल में भी ब्लड है, बस कुछ सेल्स का फर्क आ सकता है, न्यूक्लियस का फर्क आ सकता है, डीएनए का फर्क आ सकता है। डीएनए मतलब न्यूक्लियस है तो डीएनए होगा ऑब्वियसली, नहीं है तो नहीं होगा, उसी सेल्स में फर्क आएगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा हर कोई जानता है, एक येलो कलर का लिक्विड होता है, लेकिन सेल्स के बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनके पास हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, साथ में न्यूक्लिएटेड है। फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, जैसे कि मैमल में कैमल की आरबीसी न्यूक्लिएटेड थी, बाकी किसी मैमल की आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं थी। इसका मतलब वहां पे डीएनए भी नहीं था। अब जब डीएनए भी नहीं था तो यहां पे आइसोलेट नहीं कर पाइएगा, किससे, आरबीसी से डीएनए आइसोलेशन आप नहीं कर पाएंगे। डब्ल्यूबीसी है डिफेंस में, प्लेटलेट्स का फंक्शन आपको पता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ब्लड ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, पैसा तो ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं। अब करेगा क्या ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट ये करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को या वाटर को। किसके पास, हार्ट के थ्रू आया है तो जाएगा टिश्यूज के पास, या कह लीजिए आप अदर ऑर्गन के पास, या फिर लोअर बॉडीज के पास। क्या करेगा, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या गैसेस को जहां पे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको ये ट्रांसफर करता रहता है। लास्ट टॉपिक आज का, और आज के लिए भी इस चैप्टर के लिए भी यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपसे एक दिन सवाल कहा था, क्या आप फ्रॉग को देखकर पहचान सकते हैं कि वो मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है? जी हां, बिल्कुल पहचान सकते हैं। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। बरसात के टाइम पे अगर वो फ्रॉग टर्र टर्र की आवाज निकाल रहा है, और यहाँ पे निकाल रहा है या रही है, अगर उसके गले के पास यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है और फिर वो वापस चला जा रहा है, तो समझ जाइए कि उसका वोकल कार्ड डेवलप है और उसको हम क्या बोलेंगे, मेल फ्रॉग। अब बहुत सारे, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि कुछ इंस्टीट्यूट ने जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं उन्होंने क्या बोला था, बोला हुआ है, आप सर्च कर लीजिए मिल जाएगा, कि उन्होंने कहा कि फ्रॉग में जिसके टर टर की आवाज आती है, जिसमें वोकल सैक डेवलप्ड होता है, वो फीमेल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। नेचर ने सारे सोवर ऑर्गन किसको दिए हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ मेल को दिए हैं, फीमेल में सोवर ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। कोयल के बारे में एग्जांपल आपको बताया था, यहाँ पे आपको भी वही एग्जांपल दे रहे हैं। ह्यूमन में चलिए ले लीजिए एग्जांपल, लोग बोलेंगे वोकल सैक का आप एग्जांपल ह्यूमन से कोरिलेट करिए, तो कर ही दे रहे हैं। जो यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स कहा जाता है, मेल में ये लैरिंग्स या एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स ज्यादा डेवलप्ड होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है, दिखाई देता है, फीमेल में नहीं बनता। एडोलेसेंस के कुछ लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है जो मेल और फीमेल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो सेम लक्षण फ्रॉग में भी है कि उसका वोकल कार्ड या वोकल सैक क्या होगा, डेवलप होगा। तो चलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में या सिस्टम के बारे में बात करते हैं।
मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि येलो कलर का होगा, हल्का येलो कलर का हो सकता है, साथ में ओवाइड, ओवाइड का मतलब ओवल शेप, ओवल जैसा शेप बनाता है, कंप्लीट ओवल नहीं होगा। टेस्टिस चिपका होता है अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के ठीक ऊपर थोड़ा सा एडहेयर होता है, चिपका होता है बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एब्डोमिनल कैविटी का नाम इन्होंने यहां पर रखा हुआ है पेरिटोनियम, जिसको हम मेसोर्चियम के नाम से भी जानते हैं। और यही मैंने आपको बताया था, पेरिकार्डियम हार्ट के लिए आया था, मेसोर्चियम वर्ड किसके लिए आया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में किडनी के पास जो डबल फोल्ड लेयर है पेरिटोनियम की, जिसको हम मेसोर्चियम बोलेंगे, जो एडहेयर कर रहा है किसको, टेस्टिस को। जैसे स्क्रोटम याद है ना, स्क्रोटम मेल में पाया जाने रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वैसे यहां पे क्या है, मेसोर्चियम है। अब इनमें एक डक्ट है जिसका नाम है वासा इफ्रेंस, जो कि कॉमन है, ये 10 से 12 नंबर में पाई जाती है फ्रॉग में, और ये वासा इफ्रेंसिया अराइज होती है टेस्टिस से, इंटर करती है किडनी के पास ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। एक स्पेशल कैनाल मिलती है फ्रॉग में जिसका नाम बिडर्स कैनाल है, और यहां पे ये पाया जाएगा। आपको सवाल रहेगा आज के लिए आपका कि बिडर्स कैनाल का फंक्शन क्या है, बिडर्स कैनाल कहां पे लोकेटेड होती है, इसका फंक्शन आप बताइए। ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम तो बता ही देंगे आपको। इट कम्युनिकेट मतलब वासा इफ्रेंसिया के पास जो बिडर कैनाल्स आई थी वो कम्युनिकेट करती है यूरोजेनाइटल डक्ट के पास। यूरोजेनाइटल मतलब यूरिन के लिए भी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी दोनों कॉमन डक्ट है, इसलिए क्या बोल रहा है, यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी, जो किडनी के थ्रू निकलते हुए कहां आती है, ओपन होती है क्लोएका में। अब क्लोएका के बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ था, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग इन एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड। कॉमन ओपनिंग फॉर व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सारा पार्ट इनका यहीं पे ओपन होता है, एक चैम्बर, इसको क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, क्लोएका इज स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, पहला एक्सक्रीशन के लिए, यूरिन के लिए, एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर, स्पर्म के लिए भी जो है ये एंट्री का पार्ट बनता है। तो क्लोएका ही वो कॉमन चैम्बर है जो हर जगह पे पाई जाती है। ठीक, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर ली जाए, आखिरी टॉपिक के साथ है, रिप्रोडक्शन चल ही रहा है तो खत्म कर देंगे यहां पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पेयर ओवरी पाई जाती है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद ओवरी सिचुएटेड होती है नियर द किडनी, वहां पे टेस्टिस किडनी के पास था, यहां पे ओवरी किडनी के पास है। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन इन विथ किडनी, लेकिन इसका किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां पे किडनी के साथ कनेक्शन था, यहां पे किडनी के साथ कनेक्शन नहीं है। A pair of oviduct arising from, जैसे वो फेलोपियन ट्यूब नहीं बोला था ओविडक्ट के नाम पे, वैसे यहां पे भी है, arising from ovaries and open into cloaca but separately, commonly open हुआ था मेल में, यहां पे क्या है, क्लोएका में ओविडक्ट जो ओवरी से अराइज हो रही है वो सेपरेटली खुलती हैं, अलग अलग पेयर में है ना, एक साथ नहीं आएंगी, अलग अलग से खुलेंगी वो। एंड मेच्योर फीमेल, जब फ्रॉग में फीमेल फ्रॉग मेच्योर हो जाती है तो वो एक बार में कम से कम 2500 टू 3000 ओवम यानी एग एक बार में रिलीज करती है। अगर सोचिए एक मेल मेच्योर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग रिप्रोडक्शन करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो वो उनके पास एबिलिटी है कि वो 2500 से 3000 बच्चे पैदा कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्स ज्यादा हुआ, क्लच साइज ज्यादा हुआ, क्लच साइज कम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पेरेंटल केयर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होगा, बॉडी के आउटसाइड, यानी फीमेल फ्रॉग एग ले करती है, नेस्ट बना, मेल फ्रॉग नेस्ट बनाता है, नेस्ट बिल्डिंग आपको एम्फीबिया में बताया था। उसके बाद फीमेल फ्रॉग एग ले करती है, मेल फ्रॉग आता है, स्पर्म रिलीज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी के बाहर, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसके लिए उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए। जो नेस्ट बिल्डिंग हुआ था, फ्रॉग ने बनाया था, मेल फ्रॉग ने पानी में बनाया था। डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चे का, डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है लार्वल स्टेज के थ्रू, जिसका नाम है टैडपोल। आपको पता है टैडपोल में क्या करिए, आयोडीन या फिर थायराइड डेफिशिएंट कर दीजिए, जिंदगी भर टैडपोल बना रहेगा, और उसको आप लोग क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में ही लगातार वो बना रहेगा, ये हर किसी के लिए है, ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस के लिए सबसे सिंपल टर्म है बेटा रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज वो तत्व रूप परिवर्तन जिसमें वो कई सारे स्टेजेस के थ्रू होता हुआ एडल्ट बनेगा, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। जो मेजर रोल है इसमें थायराइड ग्लैंड का, थायरॉक्सिन हार्मोन का, जिसमें T3 और T4 का रोल हमने आपको बताया हुआ था। ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से ये बताया गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज के लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉग का।
फ्रॉग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे मजेदार लगता है बताने में भी, सुनने में भी। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसी थाईलैंड जैसे कुछ कंट्री हैं, मकाऊ जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जहां पे लोग क्या करते हैं, पता नहीं मकाऊ कंट्री है भी या नहीं, बोल दिया बस। उसमें क्या होता है, अब ये लोग क्या करते हैं, वहां पे जब आप जाइए घूमने फिरने जाइए थाईलैंड वगैरह में, तो आपको बढ़िया से छिपकली, फ्रॉग, स्कॉर्पियन ऐसे टांग मांग के बैठे रहते हैं, भूज भूज के ऐसे बढ़िया, जैसे हमारे कॉर्न बेचते हैं ना, भुट्टा बेचते हैं, मसाला तेल मिर्चा नमक लगा के पका देते, लीजिए रास्ते में चलते रहिए खाते रहिए। वहां पे क्या करते हैं, फ्रॉग वगैरह ऐसे टांग के पकड़ा देते हैं, भूज के बढ़िया सा ले जाइए खाइए, और उनका मस्कुलर लेग जो होता है लोग खाते हैं। अभी मैं बोलूंगा, लगने को गंदा लगेगा, लेकिन खाने में तो खा ही रहे हैं ना। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये पार्ट भी आ गया। इकोनॉमिक का मतलब जिसमें पैसा जनरेट हो, उसी की बात कर रहा है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहला पार्ट बना इनका, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। फ्रॉग ह्यूमन के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, कीड़े खाते हैं, और ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आपकी क्रॉप को। और लोग क्या करते हैं, पहले फ्रॉग भगाते हैं, सांप भगाते हैं, फिर कहते हैं हमारी फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल तो आप ही है, पूरा इकोसिस्टम फूड चेन आपने डिस्टर्ब कर दिया। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, एंड सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो ये एक बैलेंस बना के रखते हैं इकोसिस्टम में, किसका नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, किसी का नंबर घटना नहीं चाहिए, वो उसमें भी कहीं ना कहीं इनका रोल है। इन सम कंट्रीज में जैसा मैंने आपको बताया था, मकाऊ की बात कर लीजिए, थाईलैंड की बात कर लीजिए, इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, इन सब जगहों पर इनके जो मस्कुलर लेग्स हैं, जितनी मोटी टांग फ्रॉग की उतना बढ़िया पैसा फ्रॉग से, तो भैया कमाओ और खाओ। तो फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। ह्यूमन सबसे बड़ा राक्षस रहा है और रहेगा। किसी एक पढ़ा होगा आपने कि एक बहुत बड़े जू के बाहर एक मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के नीचे लिखा हुआ है, आप इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। शकल तो खुद ही की दिख रही थी उसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे पर एक नए टॉपिक है जिसका नाम होगा सेल्फ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में। थैंक यू।